हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम पढ़ने वाले हैं बफर की कैपेसिटी के बारे में और साथ ही उसके क्या क्या फार्मास्यूटिकल यूजेस है, यानी कि कोई भी फार्मास्यूटिकल अगर सिस्टम है तो उसमें बफर का क्या क्या यूज़ है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बफर कैपेसिटी से। ठीक है, तो बफर कैपेसिटी क्या होता है? बफर कैपेसिटी को सबसे पहले तो दो नामों से और जाना जाता है। इसका नाम होता है बफर इंडेक्स और बफर इफिशियंसी। ठीक है, तो बफर कैपेसिटी का टोटल 3 नाम होता है: बफर कैपेसिटी, बफर इंडेक्स और बफर इफिशियंसी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको तीनों में से किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। साथ ही एमसीक्यू में भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट व्हाट आर दी अदर नेम ऑफ बफर कैपेसिटी। उसमें आपको ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको बफर इंडेक्स या बफर इफिशियंसी का कोई अगर ऑप्शन दिया होगा तो उसमें से आपको उसमें टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो बफर कैपेसिटी है उसको बफर इंडेक्स और बफर इफिशियंसी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है? इट इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ पीएच चेंजेस। पीएच में जितना चेंजेस हो रहा है, जब हम उसको क्वांटिटेटिव तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी कोई क्वांटिटेटिव वैल्यू हम देंगे, उसी को हम बोलते हैं बफर कैपेसिटी। ठीक है, तो एक ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है कि पीएच में जितना रेजिस्ट हो रहा है, जितना चेंज हो रहा है, उसको हम जब डिटरमाइन करते हैं किसी भी न्यूमेरिकल मेथड से, उसको बोला जाता है बफर कैपेसिटी। ठीक है, तो चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा। बफर कैपेसिटी क्या होता है? इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ और OH- आयन दैट मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू इंक्रीज और डिक्रीज द pH बाय 1 यूनिट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो बफर कैपेसिटी बेसिकली क्या होता है? जब हम किसी 1 लीटर के बफर के सॉल्यूशन में कितना अमाउंट में हम एसिड या बेस को मिलाएं जिससे कि उसका जो pH है वो 1 यूनिट बढ़ जाए या कम हो जाए, इसी मेथड को या इसी कैपेसिटी को कहा जाता है बफर कैपेसिटी। ठीक है, मान लीजिए कि हमने 7 pH का कोई बफर सॉल्यूशन अगर हमने बनाया है। ठीक है, तो जब हम 7 pH के बफर सॉल्यूशन को 1 लीटर लेंगे, इसका 1 लीटर हमने ले लिया। ठीक है, बफर सॉल्यूशन हमने लिया है 7 pH का 1 लीटर। ठीक है, तो अब इस 7 pH के बफर सॉल्यूशन में हम लोग कितना एसिड या बेस मिलाएं जिससे उसका जो pH है वो 1 यूनिट बढ़ जाए या 1 यूनिट कम हो जाए, यानी कि कितना हमें यहाँ पर एसिड या बेस ऐड करना पड़ेगा जिससे इसका pH या तो 6 हो जाए या फिर 8 हो जाए। ठीक है, 1 यूनिट क्या हुआ? कम हुआ या 1 यूनिट इसका बढ़ गया। ठीक है, तो इसी का जो मेजरमेंट है, इसी का जो डेरिवेशन है, उसको कहा जाता है बफर कैपेसिटी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है? कोई भी अगर सॉल्यूशन है उसमें हम कितना अमाउंट में एसिड या अल्काली ऐड करें जिससे उसका pH 1 यूनिट बढ़ जाए या कम हो जाए। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। एसिड मतलब कि H+ आयन उसमें बढ़ेगा, बेस अगर ऐड करेंगे तो उसमें क्या होगा? OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी डिराइव किया गया है। ये जो बफर कैपेसिटी है इसका फॉर्मूला होता है बीटा। बफर कैपेसिटी को हमेशा बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो बीटा है वही आपका क्या है? बफर कैपेसिटी। ठीक है, बफर कैपेसिटी को बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। वैसे ये जो बफर कैपेसिटी है उसको वान स्लाइक ने 1922 में, ठीक है, वान स्लाइक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1922 में क्या किया था? इस बफर कैपेसिटी का डेफिनेशन दिया था। तो वान स्लाइक के अकॉर्डिंग क्या है? बफर कैपेसिटी क्या होता है? बीटा इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा pH। ये जो डी लिखा हुआ है इसका मतलब डेल्टा होता है। कई जगह पे आपको इसी फॉर्मूला को ट्राइंगल, यानी कि ये जो ट्राइंगल का साइन होता है, छोटा वाला ट्राइंगल जो हम बनाते हैं वो डेल्टा का साइन होता है। ठीक है, तो ट्राइंगल या फिर डेल्टा बी अपॉन डेल्टा pH, इस तरीके से भी आपको लिखा हुआ ये फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। डेल्टा का मतलब होता है चेंजेस की, उसमें कितना चेंजेस आ रहा है। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? बीटा इज इक्वल टू DB अपॉन DPH। अब इसमें जो आपका DB है वो क्या है? अमाउंट ऑफ एसिड और बेस एडेड टू चेंज द pH बाई 1 यूनिट। कितना अमाउंट में हम एसिड या बेस ऐड कर रहे हैं उसके pH को बदलने के लिए, वो आपका है DB। ठीक है, और जो DPH है वो क्या है? चेंज इन pH, कि कितना चेंज उस pH में आया है। ठीक है, तो वो है आपका DPH। तो ये होता है आपका बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, इट इज नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू एंड डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड। जो बफर कैपेसिटी है उसका कोई एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ये डिपेंड करता है कि हम कितने अमाउंट में एसिड या बेस किसी भी सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हैं उसके pH को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये जो बफर कैपेसिटी है इसका कोई भी आपको एक फिक्स्ड यूनिट नहीं मिलेगा, एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं मिलेगा। ये कंप्लीटली आपके रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि आपने कितना एसिड या बेस उसमें मिलाया है। ठीक है, अब हम देख लेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग बफर कैपेसिटी, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बफर की कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आपका फैक्टर होता है रेशियो ऑफ सॉल्ट टू द एसिड और बेस।
जो एसिड और बेस हम ऐड कर रहे हैं उस सॉल्यूशन में, उसका जो रेशियो है वो सबसे पहला फैक्टर होता है आपके बफर कैपेसिटी को जो अफेक्ट करता है। ठीक है, इसको हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए माइनस या फिर HA से। ठीक है, तो ये क्या है, रेशियो ऑफ सॉल्ट टू द एसिड और बेस। द मोर इज द A minus and HA molecule, the less of an effect of the addition of strong acid or base on the pH system। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, किसी भी रिएक्शन में जितना ज्यादा A माइनस का वैल्यू होगा या HA का वैल्यू होगा उतना ही कम इफेक्ट पड़ेगा जब हम उसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस ऐड करेंगे। तो चलिए इसे एक एग्जांपल के जरिए हम देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिया है, A माइनस प्लस HCl इज इक्वल टू HA प्लस Cl माइनस। ये जो यहाँ पर HCl है वो आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल होता है आपका HCl। ठीक है, मान लीजिए ये जो A माइनस है ये आपका बफर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, आपका कोई भी यहाँ पर बफर सॉल्यूशन आपने लिया है उसमें क्या प्रेजेंट है, A माइनस। तो हमने जब इस A माइनस वाले बफर सॉल्यूशन में HCl को ऐड किया तो यहाँ पर HCl क्या करेगा, इसका जो H प्लस आयन है वो कहाँ जाएगा, A माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं H प्लस के वो कहाँ जाएंगे, A की तरफ जाएंगे, यानी कि निगेटिव साइड में जाएंगे। और इससे क्या होगा, आपका HA नाम का एक कोई मॉलिक्यूल बनेगा, साथ में इसमें क्लोराइड आयन आपका फ्री फॉर्म में रहेगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जितना ज़्यादा अमाउंट रहेगा A माइनस का उतना ही ज़्यादा हमको HCl इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो यही है आपका रेशियो कि जितना ज़्यादा हमारे पास A माइनस की वैल्यू रहेगी उतना ही ज़्यादा हमें HCl यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा उसके pH को चेंज करने के लिए। ठीक है, अगर हम स्मॉल अमाउंट में यहाँ पर HCl ऐड करेंगे या कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा, उसके pH के सिस्टम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका जो pH है वो चेंजेस नहीं होगा। तो ये जो रेशियो है यही आपका पहला फैक्टर है जो कि आपकी बफर कैपेसिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है आपका बेसिकली ऐसा पॉइंट जब आपका HA बन जाए, ऐसा पॉइंट जब आपका ये जो A माइनस है वो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाए किसके साथ, HCl के साथ, और ये HA बना ले, ये जो पॉइंट आता है इसी को बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ बफर। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ बफर इसका एक फेनोमेनन होता है, ब्रेकिंग ऑफ बफर। ब्रेकिंग ऑफ बफर कहने का मतलब है कि हमने इसमें हमारा जो बफर सिस्टम था उसमें ऑलरेडी A माइनस की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो थोड़ा सा अमाउंट में जब हम एसिड ऐड कर रहे थे तो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब हम बहुत सारे अमाउंट में उसमें एसिड ऐड करते गए तो एक ऐसा कंडीशन आया जब ये जो A माइनस है वो न्यूट्रलाइज हो गया और क्या बना लिया, HA बना लिया। ठीक है, जब जिस कंडीशन में ये HA बनेगा उसी कंडीशन को बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ बफर, यानी कि उसका जो बफर का कैपेसिटी था अपने pH को रेजिस्ट करने का वो चेंज हो गया। तो इसमें क्या हुआ, आपका बेसिकली जो बफर है वो ब्रेक हो गया। 3 pH का आपने यहाँ पर बफर सॉल्यूशन मान लीजिए बनाया है। ठीक है, तो 3 pH के बफर सॉल्यूशन में आप HCl ऐड करते गए। ठीक है, बहुत सारे अमाउंट में आपने यहाँ पर HCl ऐड किया। अब वो क्या होगा, एक कंडीशन ऐसा आएगा जब ये 3 pH का बफर है वो टूट जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हम HCl लगातार ऐड करते जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में। ठीक है, तो जिस कंडीशन में इसका pH कम होगा, क्योंकि एसिड ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसका pH किस में चले जाएगा, 1 की तरफ चले जाएगा मान लीजिए। तो जैसे ही जिस कंडीशन में इसका जो 3 pH है वो गया 1 में, किसके एडिशन की वजह से, HCl के एडिशन की वजह से। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है, जिस कंडीशन में आपका pH यहाँ पर चेंज होगा उसी को बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ बफर। ठीक है, इसका जो सेकंड फैक्टर है वो है आपका टोटल बफर कंसंट्रेशन। टोटल बफर कंसंट्रेशन क्या होता है, बफर कैपेसिटी यानी कि बीटा डिपेंड्स अपॉन दी TBC। TBC का मतलब होता है टोटल बफर कंसंट्रेशन, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है TBC। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट विल टेक मोर एसिड और बेस टू डिप्लीट अ 0.5 मोलार बफर देन अ 0.05 मोलार बफर। ठीक है, जो टोटल बफर कंसंट्रेशन है आपका, ठीक है, वो आपका कंप्लीटली डिपेंड करता है बफर कैपेसिटी पे। ठीक है, वो कैसे करेगा, मान लीजिए कि हमने कोई सॉल्यूशन लिया है, कोई बफर सॉल्यूशन लिया है जिसकी मोलारिटी कितनी है 0.5। मान लीजिए हमने कोई भी बफर लिया है जिसकी मोलारिटी है 0.5। ठीक है, और एक और बफर हमने लिया है साथ में जिसकी मोलारिटी है 0.05। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखिए इसमें जो मान लीजिए कोई भी एसिडिक बफर है ये। ठीक है, तो एसिड का कंसंट्रेशन इसमें कितना है 0.5 का, और इसमें एसिड का कंसंट्रेशन कितना है 0.05 का, यानी कि इसमें क्या है, इसमें जो एसिड का अमाउंट है वो इसके कंपैरिजन में कम है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में कम है। ये जो 0.5 है मोलार, इसमें जो एसिड का कंसंट्रेशन है, मान लीजिए एसिड का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है और इसमें एसिड का कंसंट्रेशन है वो क्या है, थोड़ा सा कम है इन कंपैरिजन विद 0.5 मोलार। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा,
जो आपका टोटल बफर कंसंट्रेशन है वो इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें एसिड का अमाउंट ज़्यादा है तो क्या होगा, इसमें ज़्यादा एसिड लगेगा हमें उस बफर सॉल्यूशन को तोड़ने के लिए। और इसमें चूँकि ऑलरेडी इसमें जो एसिड का कंसंट्रेशन कम है, यानी कि मान लीजिए ए माइनस इसे प्रेजेंट है, उसका अमाउंट कम है। अगर इसमें ए माइनस का अमाउंट कम है तो इसमें हम थोड़ा सा भी एसिड डालेंगे तो उसका पीएच चेंज हो जाएगा, लेकिन इसमें ए माइनस का जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको ज़्यादा एसिड डालना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एसिड इसमें लगेगा वही आपका क्या कहलाएगा, टोटल बफर कंसंट्रेशन, यानी कि कितने कंसंट्रेशन है बफर का वो कंप्लीटली आपका डिपेंड करेगा बफर कैपेसिटी पे, ठीक है। अगर कम कंसंट्रेशन का बफर है तो हमको कम एसिड डालना पड़ेगा उसके पीएच को चेंज करने के लिए। अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन का बफर है तो हमको ज़्यादा एसिड डालना पड़ेगा उसके पीएच को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला भी है, बीटा इज इक्वल टू 2.3 सी के ए H3O प्लस अपॉन के ए प्लस H3O प्लस, ठीक है। यहाँ पर ये जो सी आपका वैल्यू दिख रहा है ये है आपका टोटल बफर कंसंट्रेशन, ठीक है। ये आपका क्या है, टोटल बफर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको कई बार पूछता भी है क्वेश्चन में, ठीक है। थर्ड इसका जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे आपकी बफर कैपेसिटी को अफेक्ट करेगा। Buffers are required to maintain at a constant temperature. Any changes in the temperature of the buffer result in a reduction in the effectiveness of buffer. ठीक है, बफर को हमेशा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है। अगर हम उस टेम्परेचर को मेंटेन करने में फेल हो गए या किसी भी तरीके से उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज हो गया, उस कंडीशन में क्या होगा, जो उस बफर का इफेक्टिवनेस है, जो उसकी एसिडिटी है या बेसिसिटी है वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, उसमें कमी आ जाएगी, ठीक है। और उससे क्या हो जाएगा, हमारा जो भी बफर है उसकी जो बफर कैपेसिटी है वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इससे हमारा जो भी बफर है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका आपका फैक्टर है, फोर्थ फैक्टर है आयनिक स्ट्रेंथ। आयनिक स्ट्रेंथ क्या होता है, आयनिक स्ट्रेंथ इज डिक्रीज्ड बाय डाइल्यूशन। Changes in the ionic strength changes the pH of buffer solution resulting in reduction of buffer capacity. आयनिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डाइल्यूशन से कम होते जाता है, ठीक है। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में आयंस की जो मात्रा है, आयंस की मात्रा कहने का मतलब, मान लीजिए इसमें HCl प्रेजेंट है तो H प्लस आयन यहाँ पर कितना प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या बता रहा है, इस सॉल्यूशन का आयनिक स्ट्रेंथ बता रहा है। अगर इसमें H प्लस का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बफर है। अगर इसका जो कंसंट्रेशन है वो कम होगा, यानी कि वो कम स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो डाइल्यूशन से क्या होता है, कम होता है। कैसे, मान लीजिए हमने 100 ml में 10 ml HCl डाला हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या है, 100 ml में क्या है, 10 ml HCl है, तो उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। मान लीजिए हम उस 100 ml में और 900 लीटर पानी डाल दिए, उसको 1 लीटर का सॉल्यूशन बना दिए। अब उसमें क्या है, 1 लीटर में 10 ml HCl प्रेजेंट है, ठीक है। तो डाइल्यूशन से क्या हुआ, पानी का अमाउंट ज़्यादा हो गया, तो उससे क्या होगा, आपका जो H प्लस का कंसंट्रेशन है वो 1 लीटर के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा H प्लस का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इससे क्या होता है, उसका जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो कम होता है। तो जब भी आयनिक स्ट्रेंथ में चेंजेस आएंगे, यानी कि अगर उसका आयनिक स्ट्रेंथ कम हो गया, उस केस में क्या होगा, जो पीएच है बफर सॉल्यूशन का वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पीएच भी उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये हमने वाटर जो मैंने बताया 10 ml HCl है, इसमें आपका 100 ml में, तो इसका पीएच मान लीजिए आपका 2 आ रहा है, ठीक है। हमने इसमें 1 लीटर पानी डाल दिया, तो टोटल हमने उसको 1 लीटर तक वॉल्यूम में कम कर दिया, तब इसका पीएच क्या हो जाएगा, वाटर क्या है 7 पीएच का होता है, ठीक है। उसमें हमने इतना सारा 900 लीटर और पानी डाला है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो पीएच है वो हायर तरफ चले जाएगा 7 की वजह से, तो वो मान लीजिए 3 में चले गया या 4 में चले गया। तो इसमें क्या हो रहा है, जो पीएच है वो चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो पीएच जब इसमें चेंज होगा तो इसकी जो बफर कैपेसिटी है उसमें भी चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो ये होता है आपके आयनिक स्ट्रेंथ का इफेक्ट। चलिए देखते हैं कि बफर का फार्मास्यूटिकल सिस्टम में क्या क्या यूज है, यानी कि फार्मेसी में हम कहाँ कहाँ पर बफर का सॉल्यूशन यूज करते हैं, साथ ही हम कौन कौन से टाइप का बफर किस किस सॉल्यूशन में यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है इन सॉलिड डोजेस फॉर्म। सॉलिड डोजेस फॉर्म आपको पता होगा, इसमें टैबलेट आते हैं, कैप्सूल्स आते हैं, पाउडर्स आते हैं, ठीक है। तो सॉलिड डोजेस फॉर्म सच एज टैबलेट, कैप्सूल एंड पाउडर बफर्स हैव बीन वाइडली यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द पीएच ऑफ द इन्वायरमेंट अराउंड द सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। तो सॉलिड में हम क्या करते हैं, सॉलिड डोजेस फॉर्म में बफर का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, सॉलिड के पार्टिकल्स है, तो इसके अराउंड, यानी कि ये जो एक पार्टिकल है इसके अराउंड का ये वाला जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इसका जो पीएच है उसको मेंटेन करने के लिए बफर सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। One of the special application of buffer is to reduce the gastric irritation caused by acidic drug.
तो जैसे मान लीजिए हमने कोई एसिडिक ड्रग खाया हुआ है, तो हमको क्या हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है, गैस्ट्रिक इरिटेशन हो रहा है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इनो पी लेंगे। इनो क्या होता है, एंटासिड होता है। एंटासिड होता है यानी कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, उसके जो पीएच है, उस पर्टिकुलर एक पार्टिकल का जो पीएच है हम उसको मेंटेन करके रखेंगे कि वो क्या है, एंटासिड है, यानी कि वो थोड़ा क्या है, बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, बेसिक नेचर का है, तो उसके जो सॉलिड के पार्टिकल्स है उसका जो पीएच है वो भी क्या होगा, बेसिक होगा। तो उस बेसिसिटी को हम मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, बफर सॉल्यूशन का यूज करते हैं अपने सॉलिड डोजेस फॉर्म में। ठीक है, ये जो सॉलिड डोजेस फॉर्म है उसमें हम लोग किस टाइप के बफर यूज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैग्नीशियम कार्बोनेट NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट एंटासिड्स आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिड्यूस टॉक्सिसिटी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो टॉक्सिसिटी होती है यानी कि जो गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करते हैं कोई भी ड्रग, उसके लिए हम कौन कौन से टाइप के कंपाउंड्स यूज करते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट। तो इन सारी चीज़ों से बनाया हुआ जो भी बफर सॉल्यूशन है उसको हम किस में यूज़ करेंगे, सॉलिड डोजेस फॉर्म में यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका जो सेकंड एप्लीकेशन है वो है आपका सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में। सेमी सॉलिड आपको पता होगा, क्रीम आते हैं, ऑइंटमेंट्स आते हैं, लोशंस आते हैं। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म को मेनली हम अपने स्किन में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑइंटमेंट्स एंड क्रीम अंडरगो पीएच चेंजेस अपॉन स्टोरेज फॉर अ लॉन्ग टाइम रिजल्टिंग इन इट्स लो स्टेबिलिटी। जो भी आपका क्रीम होता है, ऑइंटमेंट होता है, लोशन होता है, ये आपका क्या होता है, सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी का होता है। ठीक है, तो जो भी गीला चीज़ होता है, थोड़ा सा हल्का सा सेमी सॉलिड है या लिक्विड है, तो इस टाइप की चीज़ों में क्या होता है, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ही जल्दी डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे डोजेस फॉर्म को हमको उसकी जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम उसके पीएच को मेंटेन करके रखें। हमने जिस सॉल्यूशन का पीएच बनाया है, अगर उस सॉल्यूशन का पीएच स्टोरेज के दौरान पे लंबे समय के लिए, मान लीजिए हम उसको स्टोर कर रहे हैं, उस दौरान पे अगर उसका पीएच में कोई भी चेंजेस आ गया तो वो क्या करेगा, हमारे जो भी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, क्रीम है, ऑइंटमेंट है, उसका जो भी स्टेबिलिटी है उसको अफेक्ट कर देगा और वो जो प्रोडक्ट है वो डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, स्टोरेज के दौरान पे इसका केमिकल स्टेबिलिटी बना रहे, इसका जो पीएच है वो मेंटेन रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं, बफर सॉल्यूशंस का यूज़ करते हैं। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में मेनली हम लोग किस टाइप का बफर यूज़ करते हैं, सोडियम सिट्रेट एंड सिट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड या फिर सोडियम फॉस्फेट आर इंक्लूडेड इन दिस प्रिपरेशन। ये जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है उसमें मेनली हम सोडियम सिट्रेट का यूज़ करेंगे या फिर उसके साथ में क्या यूज़ कर सकते हैं, सिट्रिक एसिड या फास्फोरिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सोडियम फॉस्फेट भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं अपने सेमी सॉलिड के स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, थर्ड इसका यूज़ है पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स। पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स में हम कैसे अपने जो भी बफर है उसको यूज़ करेंगे। पेरेंट्रल प्रोडक्ट में क्या होता है, यूज़ ऑफ बफर इज कॉमन इन पेरेंट्रल प्रोडक्ट। Since the pH of blood is 7.4, these products are required to adjust the pH. Changes in pH to higher side more than 10 may cause tissue necrosis, while on the lower side यानी below 10 may cause pain at the site of action. आपको पता होगा जो भी पेरेंट्रल प्रोडक्ट होते हैं यानी कि इंजेक्टेबल प्रोडक्ट होते हैं, जिसको इंजेक्शन से दिया जाता है ना, उसको बोला जाता है पेरेंट्रल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, इंजेक्शन से देते हैं, यानी कि हम डायरेक्टली अपने वेंस में देते हैं या फिर इंट्रामस्कुलर आपका क्या है वो इंजेक्शन है। तो जो भी इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको डायरेक्टली हम अपने बॉडी के फ्लूइड में देते हैं, उसका पीएच को हमको मेंटेन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ब्लड का पीएच है, मान लीजिए जो ब्लड का पीएच है वो होता है 7.4। ठीक है, अब 7.4 का ही बफर सॉल्यूशन हमें उसमें डालना पड़ेगा। अगर हम 7.4 से कम या ज़्यादा का बफर सॉल्यूशन या इंजेक्टेबल प्रोडक्ट में, मान लीजिए कोई इंजेक्शन है, कोई वैक्सीन है, ठीक है, अगर उसका पीएच को हम मेंटेन करके नहीं रखे बॉडी फ्लूइड से, यानी 7.4 अगर उसका पीएच हमने मेंटेन नहीं किया, तो जैसे ही हम उसको डालेंगे अपनी बॉडी में, हमको बहुत ही ज़्यादा तेज़ दर्द होगा। इससे हमारा टिश्यू नेक्रोसिस भी हो सकता है, हमारे जो ब्लड सेल्स हैं वो भी जम सकते हैं। ठीक है, और इससे हमारा डेथ भी हो सकता है। तो इसी की वजह से हमें क्या होता है, जो भी पेरेंट्रल प्रोडक्ट है उसका पीएच को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होता है। ठीक है, इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, कोई सा भी बफर सॉल्यूशन ऐड करते हैं। जैसे कि पेरेंट्रल प्रोडक्ट में क्या होता है आपका, मान लीजिए कि उसका पीएच हायर साइड पे चले गया, यानी कि ज़्यादा बेसिक हो गया, मोर देन 10 यानी कि बेसिक नेचर है। तो अगर उसका पीएच ज़्यादा बेसिक हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, टिश्यू नेक्रोसिस होता है। टिश्यू नेक्रोसिस का मतलब होता है कि जो आपके सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो सारे के सारे उनका डेथ हो जाएगा, सेल डेथ हो जाएगा, टिश्यू डेथ हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा बेसिक अगर हम दे देते हैं पेरेंट्रल प्रोडक्ट में या इंजेक्शंस में, अगर हम ज़्यादा बेसिक सॉल्यूशन दे देते हैं अपनी बॉडी में, तो उससे क्या होता है, टिश्यू नेक्रोसिस हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोअर साइड में जाएं, यानी कि थोड़ा एसिडिक, अगर आपका पीएच का आप सॉल्यूशन इंजेक्ट कर लिए, ठीक है, इंजेक्शन में आप क्या लिए, एसिडिक कोई भी सॉल्यूशन को आप इंजेक्ट कर लिए अपनी बॉडी के अंदर, तब क्या होगा, इट मे कॉज पेन एट द साइट ऑफ एक्शन।
जिस जगह पे आपने इंजेक्शन लगाया है उस जगह पे आपको बहुत ही ज़्यादा तेज़ दर्द होगा, मे बी वहाँ स्वेलिंग भी आ सकती है, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी इंजेक्शन हम बनाते हैं, जो भी फ्लूइड हम इंजेक्शन में लेते हैं, उसका जो पीएच है उसको हम बॉडी फ्लूइड से मेंटेन करके रखते हैं, जो कि होता है 7.4। इसमें हम किसी भी तरीके का फर्दर कंसिडरेशन नहीं करते हैं, क्योंकि इसका जो पीएच है उसको मेंटेन करना 7.4 पे ही ज़रूरी होता है। जो आपका ये सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म था, इसके पीएच को हम मेनली 6.2 से 6.9 पीएच तक हम मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो स्किन का पीएच होता है वो इसी के बीच होता है, 6.2 से 6.9 तक के पीएच का आपका जो स्किन का पीएच है वो रहता है। तो सेमी सॉलिड का जो भी पीएच हमें मेंटेन करना है वो हम इस रेंज में मेंटेन करेंगे, लेकिन हमें जो पेरेंटल का रेंज मेंटेन करना है वो स्लाइटली बेसिक होता है, 7.4 होता है। इसका पीएच आपका कितना रहेगा, हमेशा 7.4 पीएच का इसका सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स में क्या क्या होते हैं, थायलेट बफर, ग्लूटामेट बफर, सिट्रेट बफर एंड एसिटेट बफर। इन 4 टाइप के बफर का यूज़ हम करते हैं पेरेंटल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। आप जो भी वैक्सीन देखते होंगे, जो भी आप इंजेक्शंस देखते होंगे एंटीबायोटिक्स के, वो जो लिक्विड होता है उसका जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, जो कि ब्लड के सिमिलर होता है, ठीक है। फोर्थ है इसका ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट। ऑप्थेल्मिक का मतलब होता है जो हम आँख में डालते हैं, आई के प्रोडक्ट्स को ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट बोला जाता है। अब आपको पता होगा आँख में क्या होता है, टीयर्स होते हैं, टीयर्स यानी कि आंसू। आंसू का भी जो पीएच है वो एक प्रॉपर पीएच में होता है, ठीक है। हमें उस पीएच को भी मेंटेन करना ज़रूरी है। इसमें क्या होता है, बफर्स आर यूज्ड इन द ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस टू प्रिवेंट एन इंक्रीज इन द पीएच विच कैन अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग। ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट का पीएच मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी अगर ड्रग है, हम कोई भी ड्रग अगर आंख में डाल रहे हैं तो वो भी क्या होता है, ड्रग रॉ मटेरियल में तो सॉलिड फॉर्म का ही होता है, उसी का हम लोग क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बना के आंख में डालते हैं। आई ड्रॉप आप देखे होंगे वो क्या होता है, पूरा लिक्विड होता है, क्लियर लिक्विड होता है, उसमें एक भी आपको ड्रग का पार्टिकल नहीं दिखेगा, लेकिन होता तो उसमें सॉलिड पार्टिकल ही है। तो वो क्या होता है, कोई भी सॉलिड पार्टिकल को हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीटली सॉल्यूबल कर देते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, फिर हम उसको क्या करते हैं, आंख में डालते हैं, ठीक है। मान लीजिए उस सॉल्यूशन का अगर पीएच हम मेंटेन करके नहीं रखें तो क्या होगा, जो ड्रग की सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्यूशन में नहीं रहेगी, यानी कि वो जो सॉल्यूशन है उसमें ड्रग के पार्टिकल्स हमें नजर आएंगे, वो अच्छे से सॉल्युबल नहीं होंगे। ऐसे सॉल्यूशन को जब हम अपने आंख में डालेंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा जलन होगा, हमारा आंख जो है वो गड़ने लगेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आपके आंख में अचानक से धूल चले जाता है या कोई भी डस्ट पार्टिकल चले जाता है तो क्या होता है, हमें जो जैसा गड़ता है पार्टिकल्स, ठीक है, हमें तुरंत आंसू आने लगते हैं। उसी तरीके का रिएक्शन हमारे साथ होगा अगर हम जो भी ड्रग सॉल्यूशन हमारे आंख में डाल रहे हैं, यानी कि जो आई ड्रॉप हम डाल रहे हैं, अगर उसमें ड्रग के पार्टिकल एज इट इज़ रह जाएँ, ठीक है, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है ड्रग की किसी भी आई ड्रॉप में, उसको मेंटेन करने के लिए उसका पीएच मेंटेन करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही उसका जो पीएच है उसको हम लेक्राइमल फ्लूइड का मतलब होता है टीयर्स, ठीक है, टीयर्स जो है, ठीक है, इसी के पीएच से हम क्या करते हैं, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट को बनाते हैं। उस ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट का जो पीएच होता है वो मेनली आपका 4.75 से लेके 7.4 पीएच का होता है, ठीक है। ये जो रेंज आपको दिख रहा है, इस रेंज में हम अपना ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट के पीएच को मेंटेन करके रख सकते हैं, ठीक है। ये ड्रग की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ाएगा, उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ाएगा, साथ में क्या करेगा, जो हमारा लेक्राइमल फ्लूइड है यानी कि टीयर्स है उसके भी पीएच से मैच हो जाएगा। ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हम किस तरीके के बफर का यूज़ करते हैं, तो हम इसमें मेनली सिट्रेट, फॉस्फेट या बोरेट टाइप के बफर का यूज़ करते हैं इस पीएच को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा बफर का फार्मास्यूटिकल सिस्टम में यूज़। इसके अलावा हम और भी बहुत सारी चीज़ों में बफर्स का यूज़ करते हैं। मान लीजिए हमें किसी केमिकल रिएक्शन को अगर परफॉर्म कराना है और उसका पीएच मेंटेन करने के लिए दिया गया है कि हमें उसको 7 पीएच पे मेंटेन करके चलना है या एसिड पीएच में यानी कि 3 के आसपास मेंटेन करके चलना है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग बफर सॉल्यूशंस का यूज़ करते हैं। इसके अलावा मान लीजिए हमें कोई भी इन विट्रो एनालिसिस करना है, हमें ड्रग का डिसोल्यूशन देखना है, कोई भी टैबलेट हमने बनाया है उसका डिसोल्यूशन रेट देखना है, उसका डिसइंटीग्रेशन रेट देखना है, तो ऐसे केस में भी हम लोग बफर सॉल्यूशंस का यूज़ करते हैं। मान लीजिए हमने कोई टैबलेट बनाया है, उसका हमें इन विट्रो एनालिसिस करना है, यानी कि लैब में हमको देखना है कि वो जो टैबलेट है वो ब्रेक डाउन कितने टाइम में हो रहा है, कितने टाइम में वो डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं, बफर सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे रिसर्च में भी बफर सॉल्यूशंस का यूज़ किया जाता है। हम बहुत सारे सिंथेसिस में भी बफर का यूज़ करते हैं। साथ ही ये जो फॉर्मुलेशंस आप देख रहे हैं, इन फॉर्मुलेशंस में भी बफर सॉल्यूशंस का यूज़ किया जाता है। आई होप कि आपको बफर कैपेसिटी का भी समझ में आ गया होगा, साथ ही इसका जो फार्मेसी में यूज़ है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।